कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक नार्कोटिक मतलब ड्रग डीलर है। दरअसल जेम्स अपने हाई स्कूल के दिनों में एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन एक लग्जरी जिंदगी जीने के लिए बस फुटबॉल खेलना काफी नहीं था, इसीलिए जेम्स नार्कोटिक की दुनिया में आ गया। आगे जेम्स रॉग नाम के एक सप्लायर से मिलता है और बताता है कि वो हर बार जितने पैसे देकर ड्रग खरीदता है, इस बार उसे उतने ही पैसों में कम ड्रग मिली है। तब रॉग बताता है कि उसने आज तक कभी किसी क्लाइंट के साथ धोखेबाजी नहीं की, क्योंकि उसके लिए क्लाइंट का भरोसा उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। जिसके बाद रॉग जेम्स को एक कमरे में लेकर गया जहां काफी अंधेरा था, लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट चालू हुई जेम्स चौंक गया, क्योंकि वहां उसके बचपन का दोस्त डैनी एक चेयर से बंधा हुआ था और काफी घायल था। मतलब उसी ने जेम्स और रॉग को धोखा दिया था और आधा ड्रग गायब कर दिया था। इसीलिए अब रॉग डैनी को मारना चाहता है, क्योंकि रॉग के लिए धोखेबाजी की सजा सिर्फ मौत है। तब डैनी रोते हुए बताता है उस पर काफी सारा कर्जा था और अगर वो टाइम पर पैसे नहीं देता तो उसे जान से मार दिया जाता। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी जेम्स और रॉग को धोखा दिया, लेकिन रॉग डैनी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और उसे शूट करने वाला था। तभी जेम्स रॉग को शूट करने से मना करता है और उसे एक्स्ट्रा 3 किलो ड्रग अपनी तरफ से देता है ताकि वो डैनी की जान न ले। तब रॉग भी जेम्स की बात मान गया और डैनी को जाने दिया। आगे जेम्स टेंशन कम करने एक महंगे रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो एक बहुत ही खूबसूरत वेट्रेस से मिलता है। उसका नाम रेचल था। जेम्स रेचल को पहली नजर में ही पसंद करने लगा था और रेचल भी जेम्स से काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद दोनों जेम्स के घर जाकर यामाकाटा करते हैं। अगली सुबह जेम्स उठकर अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके घर पर FBI की रेड होती है और उन्हें जेम्स के घर से काफी सारा ड्रग और हथियार बरामद होते हैं। जिसके बाद जेम्स को तुरंत जेल भेज दिया गया। जेल जाने के कुछ दिन बाद जेम्स के पिता जिम, जो एक रिटायर पुलिस ऑफिसर है, वो उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने एडमन नाम के एक लॉयर से बात की है, जिसके मुताबिक अगर जेम्स कोर्ट में अपना सारा गुनाह कबूल कर लेगा तब एडमन उसका केस लड़कर उसकी सजा 5 साल से 2 साल करवा देगा। इसीलिए कोर्ट के अगले ट्रायल में जेम्स अपने पिता के कहने पर जज के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ जेम्स को सबसे बड़ा झटका लगा जब जज ने जेम्स की सजा कम करने की बजाय उसे 10 साल की सजा सुना दी। अब जेम्स समझ गया कि एडमन ने उसके साथ धोखा किया, इसीलिए वो पलटकर एडमन को गुस्से से घूरने लगा। इससे पहले कि वो एडमन को कुछ बोल पाता, गार्ड आकर जेम्स को वहां से लेकर चले गए। अब हम मिशिगन का मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन देखते हैं, जहां हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और जेम्स अब भी जेल में है। लेकिन इन 7 महीनों में जेम्स ने अपने चार्म और सोशल स्किल के जरिए जेल के कैदियों से काफी अच्छे रिलेशन बना लिए थे और जेल के सभी कैदी जेम्स को पसंद करने लगे थे। तब FBI एजेंट लॉरेन जेम्स का रिकॉर्ड देखकर काफी इंप्रेस होती है और उसे मीटिंग करने जेल जाती है। तब लॉरेन के साथ एडवोकेट एडमन भी था। लॉरेन जेम्स को बताती है कि उसके पास जेम्स के लिए एक डील है, लेकिन एडमन को वहां देखकर जेम्स कहता है कि अब वो उनके झांसे में नहीं आने वाला, क्योंकि उसे फिर से बेवकूफ बनाया जाएगा। तब लॉरेन जेम्स को शांत करती है और डील पर ध्यान देने कहती है। आगे लॉरेन बताती है कि जेम्स के पास एक ही चांस है कि वो अपनी पर्सनैलिटी का सही इस्तेमाल करके अपनी आजादी का रास्ता खोल सकता है। फिर लॉरेन आगे बताती है कि जेम्स को लैरी हॉल नाम के एक कैदी से दोस्ती करनी होगी, जो एक चाइल्ड मोलेस्टर और सीरियल किलर है और इस समय स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में कैद है। दरअसल जेम्स को लैरी से दोस्ती करके उन सभी लड़कियों की डेड बॉडी की लोकेशन पता करनी होगी जिन्हें लैरी ने रेप करके मार दिया, और अगर उन लड़कियों की डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिली तो लैरी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तब जेम्स पूछता है कि FBI को उसकी मदद की जरूरत क्यों है, जबकि FBI खुद भी ये केस सॉल्व कर सकती है। तब लॉरेन बताती है कि लैरी ने इससे पहले भी कई बार पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था, लेकिन बाद में वो कोर्ट में आसानी से मुकर गया, क्योंकि कोर्ट में पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। इसीलिए पुलिस को लैरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत की जरूरत है। दरअसल लैरी ने इससे पहले भी कई बार ऐसे गुनाह कबूल किए थे जो उसने किए ही नहीं थे। इसीलिए कोर्ट को लगता है कि लैरी दिमागी रूप से बीमार है और वो ये सब फेमस होने के लिए करता है। आगे लॉरेन कहती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि लैरी ने काफी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, इसीलिए उन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो लैरी से सच उगलवा सके, क्योंकि लैरी सबूत मिटाने में काफी ज्यादा माहिर है और वो किसी तरह से बचकर निकल जाता है। तब जेम्स कहता है कि स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में काफी खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और अगर किसी को उसके मिशन के बारे में पता चला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लॉरेन कहती है कि अगर लैरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो वो जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा और जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाएगा। आगे लॉरेन जेम्स को लैरी की केस
फाइल देती है और उसे इस बारे में सोचने कहती है। अब रात होने पर जेम्स ओवर थिंकिंग की वजह से सो नहीं पाता, इसीलिए वो उठकर लैरी की फाइल पढ़ने लगा और लैरी की हर एक डिटेल को जानने की कोशिश करने लगा। जेम्स लैरी की फाइल के जरिए उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है ताकि वहां से कोई क्लू मिल सके। कहानी में आगे हम देखते हैं जेम्स के पिता एक बार फिर अपने बेटे से मिलने जेल आते हैं। तब जेम्स अपने पिता को FBI की डील के बारे में बताता है कि उसे स्प्रिंगफील्ड प्रिजन जाकर एक सीरियल किलर का पर्दाफाश करने का मिशन मिला है, जिसके बदले में FBI उसकी सारी सजा माफ कर देगी और उसे फिर से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जेम्स की बात सुनने के बाद उसके पिता जिम को फिक्र होने लगी, इसीलिए वो जेम्स को बताते हैं कि स्प्रिंगफील्ड में अंडरकवर एजेंट बनकर जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। इसीलिए जेम्स के पिता उसे ये मिशन छोड़ने कहते हैं। लेकिन जेम्स जल्द से जल्द रिहा होना चाहता था, इसीलिए उसने मिशन पूरा करने का मन बना लिया। लेकिन अगले ही दिन जेम्स की स्टेप मॉम उससे मिलने जेल आती है और बताती है कि जेम्स के पिता को अपने बेटे की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इसीलिए जेम्स की स्टेप मॉम कहती है कि जेम्स को FBI की डील एक्सेप्ट करने के बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि अब अगर जेम्स किसी मुसीबत में फंसा तो शायद उसके पिता ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर जेम्स काफी ज्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि अब जेम्स के सामने दो रास्ते थे, या तो वो FBI की मदद करके खुद को आजाद कर सकता है या फिर 10 साल जेल में रहकर अपने पिता की जान बचा सकता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 10 सितंबर 1993 का समय देखते हैं। उस समय लैरी ने क्राइम करना शुरू किया था, जिसकी जांच FBI एजेंट ब्रायन मिलर कर रहा था। ब्रायन अपनी टीम के साथ एक खेत में जाता है जहां जेसिका, जो सिर्फ 15 साल की थी, उसका बुरी तरह से मर्डर किया गया था। आगे एक विटनेस ब्रायन को बताता है कि एक वैन बार बार उस रास्ते से जाना आना कर रही थी, लेकिन विटनेस को वैन का कलर और ड्राइवर का हुलिया याद नहीं आता। आगे ब्रायन जेसिका की बॉडी देखने के बाद नोटिस करता है कि उसके कपड़े और बाकी का सारा सामान पूरी तरह से साफ किया हुआ था, जिससे किसी भी तरह का सबूत मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब कहानी वहां से 13 महीने आगे अक्टूबर 1994 में आती है। ब्रायन को एक और लड़की के रेप और मर्डर के बारे में पता चला, जिसका नाम ट्रिशा था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि क्राइम सीन के पास एक वैन देखी गई जो लैरी हॉल नाम के आदमी की थी। इसीलिए ब्रायन लैरी हॉल की डिटेल निकालने के लिए अपने कलीग क्रिस को कॉल करता है। तब क्रिस ने बताया कि वो लैरी की फैमिली के बारे में जानता है। उसके पिता कब्र खोदने का काम करते हैं। क्रिस आगे बताता है कि लैरी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो दिमागी रूप से बीमार है, इसीलिए वो किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन ब्रायन फिर भी लैरी से पूछताछ करना चाहता था, इसीलिए वो क्रिस से लैरी को तुरंत अपनी कस्टडी में लेने कहता है। अगले दिन ब्रायन लैरी से पूछताछ करने इंडियाना के लिए रवाना होता है, क्योंकि क्रिस ने पहले ही बता दिया था कि उसने लैरी को अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब ब्रायन जैसे ही लैरी तक पहुंचता है, तब क्रिस के साथी पुलिस वाले ब्रायन को लैरी से पूछताछ करने से मना करते हैं और बताते हैं कि लैरी से पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लैरी ने ऐसे क्राइम कन्फेस किए थे जो किसी और ने किए थे। क्योंकि लैरी को दूसरों के इल्जाम अपने सिर पर लेने में मजा आता है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करके उसे काफी लोगों का अटेंशन मिलेगा। लेकिन ब्रायन फिर भी कहता है कि वो लैरी से एक बार मिलना चाहता है और आखिर में ब्रायन लैरी के पास पहुंचता है, लेकिन वो लैरी से घुमा फिरा कर बात करने लगा। ब्रायन सबसे पहले उसकी बड़ी बड़ी मूंछों की तारीफ करता है, जिसे सुनकर लैरी खुश हो गया। जिसके बाद ब्रायन लैरी से इधर उधर के सवाल पूछने लगा और आखिर में घुमा फिरा कर वो लैरी से पूछता है कि उसका लड़कियों के बारे में क्या सोचना है। तब लैरी बताता है कि उसे लड़कियों से नफरत है, क्योंकि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती और ना ही उससे बात करना चाहती है। लैरी आगे बताता है कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं जिसमें वो लड़कियों का मर्डर कर देता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि लैरी अपने किए हुए क्राइम्स को अपने सपने के तौर पर बता रहा था, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। ये सुनकर ब्रायन भी चौंक गया, इसीलिए वो लैरी के सामने जेसिका की फोटो रख देता है, जिसका खून ठीक 13 महीने पहले हुआ था। अब जेसिका की फोटो देखकर लैरी थोड़ा घबरा जाता है और उस फोटो को दूर करने कहता है और साथ ही ब्रायन को वहां से जाने कहता है। जिसके बाद लैरी खुद वहां से चला गया। लेकिन लैरी का बिहेवियर देखकर ब्रायन को उस पर शक होने लगा, इसीलिए वो सीधा FBI एजेंट लॉरेन और एडवोकेट एडमंड के पास पहुंच गया, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
फिर ब्रायन उन्हें लैरी के केस के बारे में बताता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग लैरी को समन भेजकर FBI सेंट्रल फैसिलिटी में बुलाएंगे और उससे पूछताछ करने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। जिसके बाद हम लैरी को सीधा FBI के ऑफिस में देखते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा था। तब एक FBI एजेंट लैरी से उसकी दिमागी हालत जानने के लिए पूछता है कि लैरी को हमेशा कम उम्र की लड़कियां ही पसंद क्यों आती है। तब लैरी ने बताया कि कम उम्र की लड़कियां बहुत भोली होती है और उनसे बात करना काफी आसान होता है। आगे एजेंट लैरी से उसके सपने के बारे में पूछता है कि वो लड़कियों को अपने सपने में मार क्यों देता है। तब लैरी बताता है कि उसे हर रात ऐसे सपने आते हैं और जब वो सपने में लड़कियों को मार देता है उसके बाद लैरी को अच्छी नींद आती है। तब एजेंट फिर से जेसिका की फोटो लैरी के सामने रखता है। तब लैरी फोटो अपने हाथ में उठाता है और बताता है कि वो जेसिका को जानता है और साथ ही लैरी ये भी मान लेता है कि उसी ने जेसिका का मर्डर किया था। लैरी जब ये बात कन्फेस कर रहा था तब कांच की दूसरी तरफ से लॉरेन और ब्रायन भी लैरी को देख और सुन रहे थे। इसीलिए वो लोग जल्दी से कन्फेशन रिपोर्ट बनाते हैं जिस पर उन्हें लैरी की सिग्नेचर लेनी थी। आगे सभी एजेंट मिलकर लैरी को समझाते हैं कि अगर लैरी ने रिपोर्ट पर साइन कर दिया तब उसे ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे और वो अच्छी तरह सो पाएगा। इसीलिए लैरी सबकी बात मानकर रिपोर्ट पर साइन कर देता है। अब जेसिका का मर्डर कन्फेस करने के बाद लैरी को स्प्रिंगफील्ड प्रिजन ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन लैरी पहली बार उस जेल में नहीं गया था बल्कि इससे पहले भी वो इस जेल में जा चुका था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि लॉरेन जेम्स का फाइनल डिसीजन जानने के लिए एक बार फिर से जेल जाती है। तब जेम्स मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और स्प्रिंगफील्ड प्रिजन जाने मान जाता है। लेकिन अब लॉरेन को ये भी जानना था कि क्या जेम्स सच में इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसीलिए वो जेम्स का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है और उससे पूछती है कि जेम्स को एक औरत में क्या अच्छा लगता है। तब जेम्स बताता है कि उसे एक औरत में सब कुछ पसंद है और उसे हर उम्र की लड़कियों को डेट करना अच्छा लगता है। आगे लॉरेन पूछती है कि अगर जेम्स ने लैरी हॉल की फाइल पढ़ी है तो वो लैरी के बारे में कितना समझ पाया और जेम्स के हिसाब से लैरी औरतों के बारे में क्या सोचता है। लेकिन जेम्स ने लैरी के मर्डर केस की स्टडी की थी न कि लैरी के माइंड की। इसीलिए जेम्स बताता है कि उसे लैरी के बारे में कुछ नहीं पता। आगे लॉरेन जेम्स के उसके पेरेंट्स के डिवोर्स का कारण पूछती है। तब जेम्स बताता है कि उसके पेरेंट्स के बीच काफी दूरी आ गई थी क्योंकि दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहने लगे थे और इसीलिए उनका डिवोर्स हो गया। ये सुनकर लॉरेंस जेम्स पर गुस्सा करने लगी क्योंकि लॉरेन को पता था कि जेम्स ने अपने बारे में सारी बातें गलत बताई है और ना ही उसने लैरी की फाइल ठीक से पढ़ी है। लॉरेन कहती है कि जेम्स इस तरह का एटीट्यूड लेकर लैरी का केस सॉल्व नहीं कर पाएगा। तब जेम्स दिल पर पत्थर रखकर अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसके पिता एक कॉप थे और अपनी ड्यूटी की वजह से फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते थे। इसीलिए उसकी माँ के कई अलग अलग मर्दों के साथ अफेयर थे। इसीलिए उसके पिता ने उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया। जेम्स की सारी सच्चाई जानने के बाद लॉरेन जेम्स को स्प्रिंगफील्ड प्रिजन जाने की परमिशन दे देती है और साथ ही बताती है कि उसे आज रात ही स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब रात होने पर जेम्स को जेल से बाहर निकाला जाता है और नॉर्मल कपड़े पहनाकर एक प्लेन में बैठा दिया जाता है जिसमें लॉरेन और बाकी के FBI एजेंट भी थे। अब प्लेन जब टेक ऑफ करता है तब जेम्स अपने जॉली नेचर की वजह से सभी FBI एजेंट से दोस्ती कर लेता है और ये देखकर लॉरेन काफी इम्प्रेस हो गई और उसे लगने लगा कि उसने मिशन के लिए सही आदमी को चुना है। आगे लॉरेन प्लेन में जेम्स को बताती है कि स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में उसे डॉक्टर एरोन मिलेंगे जिन्हें इस मिशन के बारे में सब कुछ पता है और परेशानी आने पर वो जेम्स की मदद करेंगे। लॉरेन आगे बताती है कि वो जेम्स की गर्लफ्रेंड बनकर उससे मिलने आया करेगी जिससे सभी को जेम्स एक नॉर्मल कैदी की तरह लगेगा और किसी को उस पर शक नहीं होगा। कुछ समय बाद जेम्स का प्लेन स्प्रिंगफील्ड पहुंच गया। तब लॉरेन जेम्स को गुड लक कहती है और साथ ही उसे अपने मिशन पर फोकस करने और किसी तरह की गलती से बचने कहती है। इसके बाद FBI के लोग जेम्स को स्प्रिंगफील्ड प्रिजन की वैन में बैठाकर जेल ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही जेल करीब आई तब वो लोग जेम्स के हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं ताकि वो असली कैदी की तरह दिखे। लेकिन जेल पहुंचने तक जेम्स की हालत खराब होने लगी और वो घबराने लगा और आखिरी समय पर उसने फैसला किया कि वो इस मिशन को इसी वक्त छोड़कर अपने जेल वापस जाएगा क्योंकि उसे पता था कि स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में कैदी नहीं बल्कि शैतान रहते हैं और वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन तभी एक FBI एजेंट जेम्स को हिम्मत देता है और कहता है कि अगर जेम्स ने मिशन छोड़ दिया तो लैरी कुछ ही दिनों में बेगुनाह साबित हो जाएगा और बाहर आकर फिर से मासूम बच्ची
बच्चियों का रेप और मर्डर करने लगेगा। ये सुनकर जेम्स को हिम्मत आती है और वो मन बना लेता है कि वो इस मिशन को हर हाल में पूरा करेगा। कहानी में आगे हम लैरी को देखते हैं जो जेल में मैकेनिक का काम करता है, क्योंकि उसे इंजन को रिपेयर करने का अच्छा खासा नॉलेज था और जेल के गार्ड को भी लैरी की स्किल पर पूरा भरोसा था। वही जेल जाने के बाद जेम्स कुछ दिन तक लैरी की बॉडी लैंग्वेज और उसकी आदतों पर फोकस करता है। तब उसे पता चला कि लैरी को हमेशा अकेले रहना पसंद है और वो मुश्किल से किसी से बात करता है। लेकिन जेम्स फिर भी किसी तरह लैरी से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार लैरी उसे इग्नोर कर देता। हालांकि जेम्स को जानबूझकर लैरी के सेल के बाजू वाले सेल में रखा गया था ताकि जेम्स उसे अच्छी तरह जान सके और उससे दोस्ती कर सके। वही दूसरी तरफ लॉरेन और ब्रैन लैरी हॉल के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि शायद वहाँ उन्हें लैरी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। वहाँ उनकी मुलाकात लैरी के जुड़वा भाई गैरी हॉल से होती है जो दिखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे। गैरी ब्रैन से कहता है कि उन्हें वहाँ लैरी के खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि उसने कोई मर्डर किया ही नहीं और वो बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी लैरी को जेल में रखा गया था लेकिन वो तब भी छूट गया था। तब ब्रैन बताता है कि लैरी ने 2 लड़कियों के मर्डर कन्फेस किए हैं और आगे समय ही बताएगा कि लैरी छूटेगा या सारी जिंदगी जेल में रहेगा। आगे लॉरेन और ब्रैन लैरी की वैन को अच्छी तरह चेक करते हैं। तब लॉरेन बताती है कि उसे लैरी की वैन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिली है जो प्रेगनेंसी रोकने के काम आती है और साथ ही अल्कोहल और फॉर्मलिन भी मिला है जो किसी भी चीज को क्लीन करने में काम आते हैं। उन्होंने इससे अंदाजा लगा लिया कि लैरी इन चीजों को सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल करता होगा। अब कुछ दिनों बाद लैरी के लॉयर ने कोर्ट में हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की। वही लॉरेन और ब्रैन को झटका लगता है क्योंकि जज ने लैरी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और शायद कोर्ट की कुछ हियरिंग के बाद लैरी रिहा हो जाएगा। इसीलिए अब ब्रैन और लॉरेन को जितना जल्दी हो सके लैरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत लाना होगा। अब ब्रैन और लॉरेन दोनों ही काफी टेंशन में थे। उसी रात ब्रैन जब अपने घर में था तब लॉरेन उसे कॉल करके समझाती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने अपना एक अंडरकवर एजेंट लैरी के जेल में भेजा है और बहुत जल्द एजेंट लैरी से काफी सारे सीक्रेट पता कर लेगा। लेकिन ब्रायन पर लॉरेन की बातों का कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, जिसके बाद ब्रायन कॉल कट कर देता है और कॉल रखने के बाद ब्रायन का ध्यान अपनी बेटी पर जाता है जो अपनी ही दुनिया में खुश थी। ब्रायन अपनी बेटी को देखकर सोचने लगा कि क्या वो अपनी बेटी को समाज में पल रहे लैरी जैसे हैवानों से बचा पाएगा। अगले दिन लॉरेन ब्रायन से मिलती है और उसे जेम्स के मिशन के बारे में सब कुछ बताती है ताकि ब्रायन का टेंशन कम हो सके और वो अपने काम पर फोकस कर सके। लॉरेन बताती है कि उसने जेम्स को ड्रग और हथियार की डील करने के केस में अरेस्ट किया था, लेकिन जेम्स में एक खासियत है कि वो बहुत जल्द किसी के भी साथ घुल मिल जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है और अपनी इसी स्किल के भरोसे जेम्स लैरी से ऐसे राज उगलवा सकता है जो FBI नहीं उगलवा सकती क्योंकि उन्हें सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। अब ब्रायन लॉरेन की बात पर भरोसा तो कर लेता है लेकिन वो टेंशन की वजह से पूरी रात ड्रेन हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है क्योंकि ब्रायन को पता था कि एक स्किल लैरी के अंदर भी है कि वो पहले अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसके बाद भी वो कानून को बेवकूफ बनाकर छूट जाता है। तब लॉरेन ब्रायन को लैरी के अलग अलग केस की फाइल देती है और कहती है कि उन्हें लैरी के सारे केस को पढ़कर उसके दिमाग को समझना होगा। उधर जेल में जेम्स डॉक्टर एरोन से मिलता है। तब डॉक्टर एरोन कहता है कि अगर जेम्स को जेल में कोई भी परेशानी हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन जेम्स को ये बात सीक्रेट रखनी होगी कि डॉक्टर एरोन इस मिशन के बारे में जानता है। इसीलिए एरोन जेम्स को हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने कहता है ताकि लोगों को डॉक्टर एरोन और जेम्स पर शक ना हो क्योंकि कैदियों के साथ साथ जेल्स के गार्ड्स को भी इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता था। आगे डॉक्टर एरोन जेम्स को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन लिख कर देता है। तब जेम्स बताता है कि उसे किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है, इसीलिए उसे एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर एरोन कहता है कि जेम्स को आगे बहुत कुछ फेस करना होगा और हो सकता है कि आगे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगे, इसीलिए उसे अभी से मेडिसिन लेनी शुरू करनी होगी। इतना बोलकर डॉक्टर एरोन वहां से जाने लगा। तब जेम्स डॉक्टर से उसका नंबर मांगता है ताकि इमरजेंसी आने पर वो उससे कांटेक्ट कर सके। तब डॉक्टर एरोन जेम्स को अपने घर का लैंडलाइन का नंबर देता है और उसे तभी कॉल करने कहता है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो।
आगे जेम्स जब खाना खाने टेबल पर बैठा तब उसने नोटिस किया कि लैरी अकेले ही खाना खाने बैठा है और सभी कैदी उससे दूर होकर बैठे हैं क्योंकि सभी को लैरी का नेचर पता था। तब जेम्स लैरी से बात करने की सोचता है। आगे जब जेम्स मेडिसिन काउंटर पर अपनी मेडिसिन लेने गया तब उसके पीछे लैरी खड़ा था, इसीलिए वो लैरी को हेलो कहता है, लेकिन लैरी जेम्स के हेलो का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब जैसे ही दोनों अपने अपने सेल की तरफ जाने लगे तब जेम्स लैरी के पास गया और उससे पूछा कि वो हमेशा चुप क्यों रहता है और किसी से बात क्यों नहीं करता, क्योंकि जेम्स उसके पड़ोसी सेल में था, इसीलिए वो बस लैरी से बात करना चाहता है। लेकिन लैरी तब भी उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो सीधा अपने सेल में चला गया। अगले दिन लैरी कॉमन रूम में कुछ कैदियों के साथ टीवी देख रहा था, तभी एक कैदी ने वहां आकर चैनल चेंज कर दिया, लेकिन लैरी को वही टीवी शो देखना था। जिसके बाद भी वो उस कैदी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अब जेम्स को लैरी का भरोसा जीतने का एक मौका मिल गया था, इसीलिए जेम्स उठकर वापस वही चैनल लगा देता है जो लैरी देखना चाहता था। ये देखकर वो कैदी भड़क गया और जेम्स को मारने की धमकी देने लगा। तब जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस कैदी को बुरी तरह पीट देता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ जेल के गार्ड्स पहुँच गए और उन्होंने मारपीट करने के लिए जेम्स को सॉलिटरी सेल में डाल दिया। पूरी रात सॉलिटरी सेल में बिताने के बाद जेम्स अपने सेल में वापस आया, लेकिन इस बार लैरी खुद होकर उससे पूछता है कि जेम्स ने उसके लिए कैदी से झगड़ा क्यों किया। तब जेम्स बताता है कि वो कैदी लैरी को परेशान कर रहा था और उसका पड़ोसी होने के नाते जेम्स ने लैरी के लिए उससे झगड़ा किया और उसने वही किया जो एक अच्छे पड़ोसी को करना चाहिए। अब जेम्स की बातों से लैरी काफी इंप्रेस होता है और उससे हाथ मिलाता है, जिसके बाद दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं। जेम्स का प्लान सही समय पर काम कर गया और आखिरकार उसने लैरी से दोस्ती कर ली। अब जेम्स को पता था कि लैरी को अपनी बातों में फंसाकर कैसे उससे सारे राज उगलवाने हैं। आगे जेम्स जब अपने सेल में था तब कार्टर नाम का एक गार्ड उसके पास आया और बताया कि उससे कोई मिलने आया है। ये सुनकर जेम्स सोच में पड़ गया, क्योंकि उस दिन फैमिली विजिट करने का दिन नहीं था, इसीलिए जेम्स विजिटिंग रूम में गया। तब उसने देखा कि उसके पिता उसका वेट कर रहे थे। जेम्स के पिता बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, लेकिन जब वो अपने बेटे से मिलने पहली वाली जेल में गए तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में है, इसीलिए वो अपने बेटे से मिलने पहुंच गए। तब जेम्स अपने पिता से पूछता है कि उन्हें अंदर कैसे आने दिया गया, क्योंकि वो दिन फैमिली विजिटिंग करने का नहीं है। तब जेम्स के पिता ने बताया कि उन्होंने जेल के गार्ड्स को बताया कि वो एक्स कॉप है और जेम्स उनका बेटा है, इसीलिए उन्होंने जिम को अपने बेटे से मिलने की परमिशन दे दी। लेकिन ये सुनते ही जेम्स को टेंशन होने लगी, क्योंकि उसे स्प्रिंगफील्ड प्रिजन में आइडेंटिटी बदलकर भेजा गया था। इसीलिए जेम्स अपने पिता को बताता है कि वो वहाँ एक अंडरकवर मिशन पर है और अगर वहाँ किसी को भी इस बात की भनक लगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ के कैदी काफी खतरनाक है। तब जेम्स के पिता को एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और उनकी इस बेवकूफी की वजह से जेम्स के साथ कुछ गलत हो सकता है। तब वो बताते हैं कि जब से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है उनके सोचने की एबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई, इसीलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तब जेम्स ने देखा कि उसके पिता काफी बीमार है, इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि वो जेम्स के लिए अब भी एक हीरो है और वो जो भी कर रहा है अपने पिता को देखकर सीखा है। तभी मिलने का समय खत्म हो गया और वही कार्टर नाम का गार्ड जेम्स को उसके सेल में ले जाने लगा। तब जेम्स रिक्वेस्ट करता है कि कार्टर उसके पिता और उसके असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए। तब कार्टर जेम्स को यकीन दिलाता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। आगे जेम्स लैरी के सेल में जाता है, तब उसका ध्यान दीवार पर लगी एक फोटो पर गया जिसमें लैरी और उसका भाई गैरी एक साथ थे। तब जेम्स लैरी से गैरी के बारे में पूछता है, जिस पर लैरी बताता है कि गैरी उसका जुड़वा भाई है। दरअसल जब दोनों भाई पैदा होने से पहले अपनी माँ के गर्भ में थे तब गैरी को वो सभी न्यूट्रिएंट मिले जो लैरी को नहीं मिल पाए, इसीलिए उसका भाई गैरी ताकतवर, इंटेलिजेंट और हैंडसम निकला, वही लैरी मोटा और बदसूरत निकला। तब जेम्स लैरी को चने के झाड़ पर चढ़ाता है और कहता है कि लैरी काफी क्यूट है और उसे खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। आगे लैरी जेम्स को अपने साथ वर्कशॉप में लेकर गया जहां वो जेल के इक्विपमेंट्स रिपेयर करता है। तब जेम्स लैरी से पूछता है कि उसने ये सब कहां से सीखा, जिस पर लैरी बताता है कि जब भी उसकी वैन बिगड़ जाती तब वो ही हमेशा वैन को रिपेयर करने की कोशिश करता था और धीरे धीरे उसने सारा मैकेनिक का वर्क सीख लिया। आगे जेम्स बातों बातों में लैरी से मुद्दे की बात पर आता है और पूछता है कि लैरी को किस तरह की लड़कियां पसंद है। तब लैरी बताता है कि आज तक उससे किसी भी
लड़की ने ठीक से बात तक नहीं की, लेकिन लड़कियों की बात सुनकर लैरी अपनी हैवानियत पर आ गया और जेम्स से लड़कियों के बारे में ऐसे सवाल पूछने लगा जिन्हें मैं इस वीडियो में बोलकर बता भी नहीं सकता। लेकिन लैरी के सवाल सुनकर जेम्स काफी डिस्टर्ब हो गया और किसी तरह खुद को संभालते हुए लैरी को समझाने लगा कि उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत आम है। तब लैरी बताता है कि उसके खराब लुक की वजह से कोई भी लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। तब जेम्स पूछता है कि क्या लैरी ने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। तब लैरी बताता है कि लड़की के साथ जबरदस्ती करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। आगे लैरी अपने सभी राज खोलने ही वाला था कि तभी एक गार्ड वर्कशॉप में आ गया और दोनों को अपने सेल में जाने कहा। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन और लॉरेन रेना नाम की लड़की के केस पर काम कर रहे थे जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और 13 महीने पहले उसका मर्डर हुआ था। ब्रायन और लॉरेन इस केस को लैरी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि रेना के पास से वही पिल मिली थी जो उन्हें लैरी के वैन में मिली थी जिसके लिए लैरी को अरेस्ट किया गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि लैरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसीलिए लॉरेन और ब्रायन रेना के केस को समझने के लिए उस एरिया के शेरिफ से मिलते हैं जिसने लैरी को रेना के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया था। तब लॉरेन शेरिफ से पूछती है कि उसने लैरी को बाद में क्यों छोड़ दिया। तब शेरिफ बताता है कि लैरी ने पुलिस का अटेंशन पाने के लिए वो मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लिया था, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन में रेना का कातिल उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकला, इसीलिए लैरी को छोड़ दिया गया। आगे शेरिफ दोनों को लैरी की फाइल दिखाता है और बताता है कि उन्हें रेना के पास से पिल जरूर मिली थी, लेकिन जब रेना का ब्लड टेस्ट किया गया तब उसमें पिल का कोई सैंपल नहीं मिला, जिससे ये साबित हो गया कि इस केस में लैरी का कोई हाथ नहीं था। शेरिफ से बात करने के बाद ब्रायन और लॉरेन निराश हो गए क्योंकि उन्हें लैरी के खिलाफ अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसीलिए दोनों ड्रिंक करने लोकल बार में जाते हैं। तब ब्रायन का गुस्सा फूट पड़ा और वो कहने लगा कि उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं और कई सीरियल किलर को जेल भेजा है, लेकिन आज तक उसे लैरी जैसा दिमाग वाला पागल नहीं मिला क्योंकि वो पहले तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है लेकिन बाद में किसी तरह खुद को बेगुनाह साबित करके छूट जाता है। तब लॉरेन कहती है कि अब जेम्स ही उनकी आखिरी उम्मीद है और शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। उधर जेल में जेम्स से मिलने जेल का गार्ड कार्टर आता है और कहता है कि अगर जेम्स ने उसे $10,000 नहीं दिए तो वो पूरे प्रिजन में जेम्स की असलियत और उसके मिशन के बारे में सबको बता देगा और उसका सारा प्लान खराब कर देगा। ये सुनकर जेम्स टेंशन में आ जाता है और पूछने लगा कि वो जेल में रहकर इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा, जिस पर कार्टर हंसते हुए जवाब देता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसे बस $10,000 से मतलब है। इसीलिए जेम्स अपने पिता से मिलता है और उनसे पैसे मांगता है, वरना कार्टर उसका सारा प्लान चौपट कर देगा। तब जेम्स के पिता बताते हैं कि उनका सारा पैसा उनके इलाज में खर्च कर दिया और अब उनके पास इतने पैसे नहीं है। तब जेम्स अपने पिता को बताता है कि उसके घर में एक स्पीकर रखा है जिसमें जेम्स ने 3 किलो ड्रग छुपा कर रखा है जिसे बेचकर पैसों का इंतजाम किया जा सकता है। जेम्स को लग रहा था कि वो जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब उसके पिता उससे मिलने आए तब उन्होंने बताया कि उन्होंने जेम्स का पूरा घर छान मारा लेकिन उन्हें कहीं भी कोई ड्रग नहीं मिला। अब जेम्स को पता था कि उसका एक भाई है और वो भी ड्रग डीलिंग करता है, इसीलिए जेम्स पूछता है कि क्या उसका भाई उसके घर गया था, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि वो एक रात उसके घर रुकने गया था। ये सुनकर जेम्स समझ गया कि उसके भाई ने वो ड्रग चुरा लिए। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो अपने पिता के पास से उठकर चला जाता है। कुछ दिन बाद लॉरेन जेम्स की गर्लफ्रेंड बनकर उससे मिलने जेल आती है। लॉरेन वहाँ फुल मेकअप में आती है ताकि वो एक साधारण लड़की की तरह दिखे। तब जेम्स लॉरेन से $10,000 मांगता है, वरना जेल का गार्ड कार्टर उसका सारा प्लान खराब कर देगा। तब लॉरेन बताती है कि FBI मिशन पूरा करने के लिए कोई पैसे नहीं देने वाली, इसीलिए जेम्स को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी और अगर ये मिशन पूरा नहीं होता तब जेम्स को वापस उसके जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद उसे पूरे 10 साल जेल में बिताने होंगे। अब जेम्स को प्रॉब्लम में देखकर लॉरेन को लग रहा था कि जेम्स उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को जानने के बाद लॉरेन को भी लगने लगा कि शायद जेम्स मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। लॉरेन दूसरे पहलू पर भी सोचती है कि शायद लैरी सच में बेगुनाह है, इसीलिए उसके खिलाफ उन्हें अब तक कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन जेम्स कहता है कि लैरी बिल्कुल भी बेगुनाह नहीं है और वो बहुत जल्द उसके सारे सीक्रेट उगलवा लेगा। जेम्स आगे कहता है कि वो इस मिशन को इसीलिए नहीं कर रहा ताकि वो किसी तरह जेल से रिहा हो जाए, बल्कि उसे उन मासूम लड़कियों के बारे में भी सोचना है जिन्हें जेल से छूटने के बाद लैरी फिर से अपना शिकार बनाएगा। इसीलिए वो पैसों की बात भूल जाता है और लॉरेन से थोड़ा और समय मांगता है ताकि वो लैरी को जल्द से जल्द बेनकाब कर सके।
आगे जेम्स उस समय लेरी के सेल में जाता है जब वो अपने सेल में नहीं था। सेल में जाने के बाद जेम्स अपने आसपास देखता है, तब उसका ध्यान सेल में रखी पॉर्न मैगजीन पर गया। लेकिन जैसे ही जेम्स ने उस मैगजीन को खोला तब उसने देखा कि मैगजीन के अंदर जितनी भी लड़कियां थी, लेरी ने उन सब पर भयानक ड्राइंग बनाई थी, मानो वो मॉडल नहीं बल्कि मरी हुई लाश की फोटो हो। मैगजीन की फोटो देखने के बाद जेम्स को एक बात तो समझ में आ गई थी कि लेरी एक ऐसा दरिंदा है जो मासूम लड़कियों को मारते समय जरा भी रहम नहीं करता। आगे जेम्स उन मैगजीन को ठीक से उसी सीक्वेंस में रख देता है जैसे वो पहले रखी थी, ताकि लेरी को शक ना हो। अब जेम्स लेरी के सेल से निकलकर जैसे ही अपने सेल में पहुंचा, उसने देखा कि कार्टर वहां पहले से उसका वेट कर रहा था और वो वहां जेम्स से अपने पैसे लेने आया था। लेकिन जेम्स ने पहले ही कोशिश कर ली थी, इसीलिए वो कार्टर से कहता है कि उससे पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। तब कार्टर जेम्स को घूरता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आगे ऐसे ही दिन बीतते हैं और जेल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तब लेरी जेम्स को बताता है कि ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का दस्तक है और लेरी का प्रिडिक्शन सही साबित होता है, क्योंकि कुछ ही समय बाद ही जेल के सारे कैदी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और बुरी तरह लड़ने लगे। और देखते ही देखते कैदियों ने जेल में काफी सारे गार्ड्स को भी अपना शिकार बना लिया, जिसमें कुछ गार्ड्स की मौत भी हो गई। लेकिन जहां सारे कैदी उत्पात मचाने में लगे थे, वही जेम्स और लेरी अपने सेल में बंद थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बाहर निकले तो दोनों किसी खूंखार कैदी का निशाना बन जाएंगे। आखिर में पुलिस ने किसी तरह कैदियों को शांत कर दिया और सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। अब दंगे की वजह से जेल में काफी तोड़फोड़ हुई थी, इसीलिए कुछ कैदियों को वहां की साफ सफाई के लिए लगा दिया गया और लेरी को उनका सुपरवाइजर बना दिया गया, क्योंकि वो क्लीनिंग में पहले से काफी एक्सपर्ट था। आगे लेरी सभी कैदियों को सिखाता है कि उन्हें पूरे जेल को किस तरह क्लीन करना है। लेकिन जेम्स लेरी के क्लीनिंग स्किल देखकर समझ गया कि लेरी बड़ी आसानी से सारे एविडेंस मिटा देता होगा और इसीलिए वो किसी भी मर्डर के इल्जाम में पकड़ा नहीं गया। अब जेल की सफाई करते समय जेम्स लेरी से उसके बचपन के बारे में पूछता है। तब लेरी ने बताया कि वो बचपन में कब्र खोदने का काम करता था और वो अब तक 100 से भी ज्यादा कब्र खोद चुका है। ये सुनकर जेम्स चौंक गया, इसीलिए वो पूछता है कि क्या लेरी को बचपन में किसी लाश के लिए कब्र की खुदाई करने में डर नहीं लगा। तब लेरी बहुत ही कैजुअल वे में बताता है कि इंसान बस एक मीट का टुकड़ा है और एक मीट के टुकड़े से क्या डरना। लेकिन लेरी के मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि पता नहीं क्यों लोग लाश के साथ उनकी कीमती और महंगी चीजों को भी दफना देते हैं। दरअसल लेरी का मानना था कि वो सारी कीमती चीजें एक लाश के किसी काम की नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें निकाल लिया जाए तो वो कीमती चीजें किसी गरीब के काम आ सकती है। आगे लेरी अपने बचपन की कहानी बताता है कि फ्यूनरल होने के बाद उसके पिता आधी रात में लेरी को दोबारा कब्र खोदने के लिए ले जाते थे। तब लेरी कई घंटों तक अपने छोटे छोटे हाथों से उस कब्र की दोबारा खुदाई करता, जिसके बाद वो लाश के साथ दफनाई गई सारी कीमती और महंगी चीजें जैसे उसका वॉलेट या फिर हाथ की रिंग निकाल लेता और वो सारी चीजें अपने पिता को दे देता। लेकिन एक दिन एक महंगी रिंग लाश की उंगली में बुरी तरह फंस गई थी। तब उसके पिता ने छोटे से लेरी को चाकू देकर लाश की उंगली काटने को कहा ताकि वो उस कटी उंगली से रिंग निकाल सके। तब लेरी ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने करने को कहा था। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि एक लाश की उंगली काटने के बाद भी छोटे से लेरी को जरा भी डर नहीं लगा। मतलब वो बचपन से ही एक साइकोपैथ था और इसीलिए उसके पिता ने ऐसे घिनौने कामों के लिए गैरी को ना चुनते हुए लेरी को चुना था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और लेरी जेम्स से उसके बचपन के बारे में पूछता है। तब जेम्स ने बताया कि बचपन में वो ज्यादातर अकेले ही रहता था और उसके पिता जिम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा उसके साथ खेला करते थे। लेकिन उसकी माँ ने जब एक बार ओपन किया तब चीजें काफी हद तक बिगड़ने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने बाहर काफी मर्दों के साथ अफेयर कर लिया, जिस वजह से उसके पेरेंट्स में झगड़ा होने लगा और तब जेम्स को ज्यादातर अकेले ही रहना पड़ता था और आगे चलकर उसके पिता ने डाइवोर्स ले लिया। जेम्स आगे बताता है कि उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड एक सनकी था जो उसकी माँ को बुरी तरह पीटता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा था। तब जेम्स अपनी माँ को बचाने बीच में जाता है, लेकिन उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने जेम्स को इतना मारा कि उसकी फसलियां फ्रैक्चर हो गई। तब जेम्स घायल होकर लिविंग रूम में बैठा था और उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ यामा काटा कर रही थी। तब लेरी कहता है कि जेम्स का असली दर्द उसकी फसली में नहीं हो रहा था, बल्कि जेम्स ने अपनी माँ को उस आदमी से बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी माँ
ने अपने बच्चे को छोड़कर उस आदमी को चुना। अब जेम्स भी लैरी की बातों से सहमत था, लेकिन तभी लैरी ने जेम्स से कुछ ऐसे सवाल किए जिसे सुनकर जेम्स को गूज़बम्स आने लगे, क्योंकि लैरी पूछता है कि अगर जेम्स को मौका मिलता तो क्या वो अपनी माँ को जान से मार देता। ये सवाल सुनने के बाद जेम्स के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जेम्स को एक बात तो समझ आ गई थी कि लैरी की सोच एक सीरियल किलर से काफी हद तक मिलती है। कहानी में आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जेल में सभी कैदी जेम्स के साथ काफी अजीब बर्ताव करने लगे। तब जेम्स समझ गया कि कार्टर ने उसके मिशन के बारे में सभी को सब कुछ बता दिया कि जेम्स एक अंडरकवर एजेंट है। इसीलिए जेम्स थोड़ा टेंशन में आ गया। इसीलिए जेम्स ये बात डिस्कस करने के लिए डॉक्टर एरोन के पास गया, लेकिन तभी जेम्स ने देखा कि एरोन अपने ऑफिस में नहीं है और उनकी जगह कोई दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट किया गया जिसका नाम डॉक्टर हैकेट है। अब जेम्स को नहीं पता था कि डॉक्टर हैकेट उसके मिशन के बारे में जानता है या नहीं, इसीलिए वो हैकेट से उन्हीं कोड वर्ड में बात करने लगा जिन्हें वो डॉक्टर एरोन के साथ बात करने इस्तेमाल करता था। लेकिन डॉक्टर हैकेट को जेम्स की कोई भी बात समझ नहीं आती। तब जेम्स समझ गया कि डॉक्टर हैकेट को उसके मिशन के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए जेम्स डरने लगा, क्योंकि अब उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था और वो अपने मिशन में बिल्कुल अकेला था। इस बात से जेम्स घबरा गया, क्योंकि उधर कार्टर ने जेल के सभी कैदियों को बता दिया था। फिर जेम्स की मुलाकात जिगांटी नाम के कैदी से होती है, जो पूरे जेल में काफी फेमस है। दरअसल जिंगाटी काफी दिनों से जेम्स पर नजर रख रहा था, इसीलिए वो जेम्स से मिलकर बताता है कि उसे जेम्स का एटीट्यूड काफी पसंद आया। इसीलिए जिंगाटी कहता है कि अगर जेम्स को जेल में कोई भी परेशान करे तो वो उसकी मदद करेगा। वही दूसरी तरफ ब्रायन और लॉरेन ट्रिशा के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कुछ ऐसे क्लू मिले जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कहीं न कहीं इस केस में लैरी का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। लेकिन बात फिर एक बार ट्रिशा की डेड बॉडी पर आकर अटक गई, जो 13 महीनों से गायब है। ब्रायन और लॉरेन एक गैस स्टेशन पर जाते हैं, जहां ट्रिशा को आखिरी बार देखा गया था। वो लोग गैस स्टेशन के एम्प्लॉय से लैरी नाम के आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय अभी अभी गैस स्टेशन पर ज्वाइन हुआ था, इसीलिए उसे लैरी के बारे में कुछ नहीं पता था। तब ब्रायन कहता है कि हर गैस स्टेशन के आसपास एक गैराज जरूर होता है। तब वो एम्प्लॉय उन्हें एक मैकेनिक जिसका नाम जॉन है उसकी लोकेशन बताता है। तब ब्रायन और लॉरेन जॉन के गैराज पर जाते हैं। उस समय जॉन अपनी बेटी के लिए स्वेटर बुन रहा था। तब वो दोनों जॉन को लैरी की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये आदमी जॉन के गैराज पर कभी आया था। तब जॉन बताता है कि वो लैरी को जानता है, क्योंकि वो अपनी वैन रिपेयर करने अक्सर उसके गैराज पर आया करता था। आगे जॉन ये भी बताता है कि लैरी बहुत अजीब इंसान था, क्योंकि वो जब भी उसके गैराज पर आता वो हमेशा जॉन के गैराज पर काम करने वाली औरतों को गंदी नजर से देखा करता था। लेकिन एक दिन लैरी ने जॉन की बेटी आंड्रे से फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, इसीलिए जॉन ने उसे वहां से भगा दिया था और तब से लैरी वहां कभी नहीं आया। तब लॉरेन जॉन से आंड्रे के बारे में पूछती है, जिस पर जॉन बताता है कि आंड्रे शहर में रहती है, जिसके बाद जॉन उन्हें अपनी बेटी आंड्रे का एड्रेस दे देता है। आगे लॉरेन और ब्रायन आंड्रे से मिलते हैं और उससे लैरी के बारे में पूछते हैं। तब आंड्रे ने बताया कि लैरी एक निहायत ही बेकार किस्म का इंसान है, जो लगभग हर लड़की को परेशान करता है और उन्हें अपनी वैन में बिठाने के लिए जोर जबरदस्ती करता है। आगे आंड्रे अपने इंसिडेंट के बारे में बताती है कि एक बार लैरी ने उसे गिफ्ट में ब्रा दिया था और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो ब्रा बिल्कुल आंड्रे के साइज की थी। इस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैरी लड़कियों को किस नजर से देखता होगा। आगे आंड्रे ने बताया कि लैरी ने एक बार उसे एक साइकिल गिफ्ट की थी, लेकिन उसने लैरी की दी हुई साइकिल कभी नहीं चलाई। आगे आंड्रे दोनों को अपने गैराज में ले जाती है और लैरी की दी हुई साइकिल दिखाती है, जिसे देखकर ब्रायन और लॉरेन को शौक लगा, क्योंकि वो साइकिल जेसिका की थी, जो लैरी की हैवानियत का शिकार हुई थी। इसीलिए ब्रायन और लॉरेन एविडेंस के तौर पर वो साइकिल एडवोकेट एडमंड के पास लेकर आते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि इस साइकिल की मदद से वो लोग लैरी को मर्डर के इल्जाम में लाइफ सेंटेंस दिला सकते हैं, लेकिन एडमंड बताता है कि वो साइकिल उनके किसी काम की नहीं, क्योंकि वो साइकिल कई साल पहले लैरी ने आंड्रे को दी होगी और अब तक उस पर लैरी के लगे फिंगरप्रिंट भी मिट गए होंगे। एडमंड बताता है कि अगर आंड्रे भी कोर्ट में आकर कहेगी कि वो साइकिल उसे लैरी ने गिफ्ट की थी, तब भी कोर्ट उनसे सबूत मांगेगा कि वो साइकिल सच में लैरी की है, जिसे प्रूफ करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एडमंड कहता है कि उनके पास लैरी के खिलाफ जो कुछ भी है उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब उनकी आखिरी उम्मीद जेम्स पर टिकी थी।
उधर जेल में जेम्स डॉक्टर एरन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। इससे जेम्स के पीछे खड़े कैदी को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भी कॉल करने की लाइन में खड़ा था, जिससे जेम्स और उस कैदी के बीच लड़ाई होने वाली थी। लेकिन तभी जेम्स खुद को कंट्रोल करता है, वरना हो सकता था उसकी सजा बढ़ा दी जाए। इसीलिए जेम्स बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आगे हम देखते हैं जेम्स और लेरी वर्कशॉप में थे। तब लेरी लकड़ी से बर्ड्स की स्कल्पचर बना रहा था। तब लेरी पूछता है कि वो फोन बूथ पर बाकी कैदियों के साथ झगड़ा क्यों कर रहा था। तब जेम्स अपना दिमाग चलाता है और लेरी को उकसाने के लिए कहता है कि कुछ कैदी लेरी को पीठ पीछे कमजोर बच्चा बोल रहे थे और जेम्स लेरी के खिलाफ ये सब सुन नहीं सकता, इसीलिए उसने उन कैदियों से झगड़ा कर लिया। ये सुनकर लेरी हंसने लगा, क्योंकि जेम्स का झूठ सुनने के बाद लेरी का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। आगे जेम्स बातों बातों में लेरी की पिछली लाइफ के बारे में पूछता है। तब लेरी जेम्स पर भरोसा करके उसे सब कुछ बताने मान गया और जेसिका की कहानी बताने लगा कि जब वो वैन से कहीं जा रहा था तब उसे सुनसान सड़क पर जेसिका दिखाई दी, जो अपनी साइकिल रिपेयर कर रही थी। अब लेरी काफी देर से जेसिका का पीछा कर रहा था, इसीलिए जेसिका के पास जाकर उसकी मदद करने के बहाने उसने जेसिका को अपनी वैन में बैठने कहा, ताकि वो उसे उसके घर छोड़ देगा। लेरी बताता है कि जेसिका एक लौती ऐसी लड़की थी जो बिना डरे उसकी वैन में खुशी से बैठ गई थी। पहले तो लेरी ने उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन बात तब बिगड़ी जब लेरी जेसिका को किस करने की कोशिश करने लगा। तब जेसिका गुस्सा हो गई और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी और अपने नाखून से लेरी को नोचने लगी। तब लेरी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने कपड़े पर केमिकल लगाया और उसे जेसिका के नाक पर लगाकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो जेसिका के साथ गलत हरकत करने लगा। और ये सब करने के दौरान लेरी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि जब जेसिका होश में आएगी तब वो उसे दोबारा बेहोश कर देगा और फिर से उसके साथ वही सब करेगा। आगे जेम्स लेरी से पूछता है कि उसने जेसिका के साथ और क्या किया। तब लेरी बताता है कि उसे ठीक से कुछ याद नहीं, क्योंकि इन सब के दौरान वो खुद भी ब्लैकआउट हो गया था और जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो दोनों एक साथ जमीन पर पड़े थे और जेसिका के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तब उसने जेसिका को उसके कपड़े पहना दिए, जिसके बाद वो जेसिका को घसीटते हुए एक पेड़ के पास लेकर गया और उसके गले में बेल्ट बांधकर उसे पेड़ से तब तक लटकाए रखा जब तक वो मर नहीं गई। लेकिन जेसिका को मारने के बाद भी लेरी का काम खत्म नहीं हुआ। उसने सबसे पहले जेसिका के नाखूनों को साफ किया ताकि पुलिस को उसके नाखूनों में लेरी का डीएनए ना मिले, और फिर लेरी ने एक एक करके जेसिका के शरीर पर से सारे सबूत मिटा दिए ताकि पुलिस को लेरी से रिलेटेड कोई सबूत न मिल सके। लेरी से जेसिका की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद जेम्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लेरी के सामने जानबूझकर हंसता है और अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जेम्स के मन में यही चल रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। रात होने पर जेम्स अपने सेल में जाता है और धीरे धीरे रोता है ताकि उसके रोने की आवाज लेरी तक ना पहुंच जाए। आगे जब जेम्स नींद में था तब वो अपने सपने में देखता है कि कैसे लेरी ने जेसिका की जान ली। अगली सुबह लेरी जेम्स को जगाने उसके सेल में आता है और कहता है कि शायद जेम्स को रात में बुरे सपने आए होंगे, इसीलिए वो इतनी देर तक सोता रहा। तब लेरी समझ गया था कि उसकी बनाई गई जेसिका की कहानी सुनकर जेम्स काफी डर गया। आगे लेरी कहता है कि वो कहानी अच्छी बनाता है और उसकी बनाई कहानी का सच्चाई से कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन जेम्स को पहले से पता था कि लेरी हमेशा इसी तरह कन्फेशन करने के बाद अपने स्टेटमेंट से बदल जाता है, क्योंकि उसने लेरी की केस फाइल अच्छी तरह पढ़ी थी। इसीलिए जेम्स लेरी को उकसाने के लिए कहता है कि वो पहले ही समझ चुका था कि लेरी झूठ बोल रहा है, क्योंकि लेरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा क्राइम कर सके, क्योंकि लेरी एक डरपोक इंसान है। यह जेम्स की ये तरकीब काम करती है, क्योंकि लेरी जेम्स की बातें सुनने के बाद भड़क गया। लेरी चिल्लाकर कहता है कि उसने जेम्स को जो भी कहानी बताई है वो 100% सही है। आगे लेरी जेम्स से कहता है कि अगर उसे और भी कुछ जानना है तो वो लंच के बाद जेल के बेसमेंट में आ सकता है, जहां वो जेम्स को एक मैप दिखाएगा। इतना बोलकर लेरी वहां से चला गया। लेकिन लेरी के जाने के बाद कार्टर जेम्स के पास आता है और कहता है कि उसे पता है कि जेम्स वहां लेरी को पकड़ने आया है। कार्टर आगे कहता है कि वो लेरी को पकड़ने में जेम्स की मदद करना चाहता है, इसीलिए जेम्स उसे अपने मिशन में शामिल कर ले। लेकिन जेम्स जानना चाहता था कि कार्टर उसकी मदद क्यों करना चाहता है। तब कार्टर ने बताया कि जब वो दोनों मिलकर लेरी को पकड़ लेंगे तब वो फेमस हो जाएगा और उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन जेम्स कहता है कि उसे कार्टर की कोई मदद नहीं चाहिए। आगे जेम्स याद दिलाता है कि कार्टर ने उसके खिलाफ सभी कैदियों को भड़काया था, जिस वजह से जेम्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए जेम्स कार्टर को अपने मिशन से दूर रहने कहता है। वही दूसरी तरफ ब्रायन और लॉरेन इन्वेस्टिगेशन करने लेरी के भाई गैरी के घर गए। तब गैरी पूछता है कि वो लोग वहाँ किस बात की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जिस पर
लॉरेन बताती है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बल्कि गैरी से बात करने आए हैं। तब गैरी उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और बताता है कि कोर्ट बहुत जल्द लैरी की अपील एक्सेप्ट कर लेगी, जिसके बाद लैरी को छोड़ दिया जाएगा। तब लॉरेन कहती है कि गैरी बिल्कुल सही बोल रहा है कि लैरी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा और एक बार फिर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगेगा। ये सुनने के बाद गैरी भड़क जाता है और कहता है कि लैरी ने भले ही कुछ ऐसी हरकतें की हो जो समाज की नजर में गलत है, लेकिन वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। इतना बोलकर गैरी भागता हुआ अपने घर में चला गया। तब ब्रैन और लॉरेन को लगा कि गैरी घर के अंदर गन लेने गया है, इसीलिए वो भी अपने पॉकेट के अंदर अपनी अपनी गन तैयार रखते हैं। लेकिन गैरी जब बाहर आया तब उसके हाथ में एक फोटो एल्बम था जिसमें दोनों भाइयों की बचपन की फोटो थी, जिसमें वो दोनों भाई एक साथ थे। गैरी दोनों ऑफिसर को फोटो दिखाते हुए बताता है कि लैरी बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन वो इतना पागल नहीं है कि किसी की जान ले सके। आगे गैरी अपने भाई लैरी की तारीफ करते हुए कहता है कि लैरी एक बेहतरीन मैकेनिक है, वो किसी भी मशीन को आसानी से रिपेयर कर सकता है। लेकिन लॉरेन ने गैरी की वो बात को पकड़ लिया था जब गैरी ने कुछ देर पहले कहा था कि लैरी ने कुछ ऐसी हरकतें की है जो समाज की नजर में गलत है। तब गैरी बताता है कि जिंदगी में हर किसी से कुछ न कुछ गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गलतियों की वजह से किसी को मर्डरर समझने लगे। लेकिन लॉरेन फिर भी लैरी से उस गलती के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए लॉरेन के बार बार पूछने पर गैरी बताता है कि एक बार दोनों भाई कहीं गए थे, तब गैरी को वहाँ एक लड़की मिली थी, इसीलिए दोनों गैरी के टेंट में जाकर इंटीमेट होने लगे। लेकिन लैरी भी उस टेंट में था और वो भी उस लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो लैरी के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन गैरी उस समय काफी नशे में था, इसीलिए वो अपने भाई लैरी को लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने से रोक नहीं पाया। तब लैरी उसके साथ गलत काम करने लगा और लड़की के मना करने पर उसे जानवरों की तरह पीटने लगा। तब गैरी लॉरेन को बताता है कि उसने पहले कभी अपने भाई लैरी की ऐसी हैवानियत नहीं देखी थी। लड़की को देखकर लैरी पूरी तरह से शैतान बन चुका था। अगले दिन गैरी ने बाइक से उस लड़की को उसके घर छोड़ दिया, लेकिन उस दिन गैरी को पछतावा हो रहा था कि उसे अपने भाई को गलत करने से रोकना चाहिए था। ये सब सुनने के बाद लॉरेन गैरी से कहती है कि अगर इस तरह का एक वैशी दरिंदा जेल से छूटकर सरेआम घूमेगा तो शायद कोई भी लड़की सेफ नहीं रहेगी। लॉरेन पूछती है कि क्या गैरी अपने भाई को अगली बार ऐसा करने से रोक पाएगा और क्या वो ऐसे शैतान को अपने साथ रख पाएगा। लॉरेन कहती है कि लैरी जब भी किसी माँ या बेटी के साथ गलत करेगा तब गैरी अपने भाई को ये सब करते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय लैरी पूरी तरह से जानवर बन जाता है। ये सुनकर लैरी चुप हो गया क्योंकि उसके पास लॉरेन की बात का कोई जवाब नहीं था। उधर जेम्स लंच करने के बाद आखिरकार लैरी से मिलने जेल के बेसमेंट में पहुंच गया। तब उसने देखा लैरी ने एक मैप ड्रॉ किया था जिसमें कुछ लोकेशन को मार्क किया गया था। जेम्स वो लोकेशन देखकर समझ गया कि लैरी ने उन लड़कियों की डेड बॉडी को वही दफनाया होगा। तब उसने लैरी से पूछा कि मैप के आसपास 21 बर्ड स्क्रप्चर क्यों रखे हुए है। वो चाहता तो 20 या 22 भी बना सकता था। तब लैरी बताता है कि 21 उसका लकी नंबर है। ये सुनकर जेम्स समझ गया कि लैरी ने अब तक 21 लड़कियों का मर्डर किया है। आगे लैरी उस मैप को फोल्ड करके पैक कर देता है क्योंकि वो उस मैप को अपने घर भेजना चाहता था। इसके बाद जेम्स पूछता है कि क्या ये सब करने के बाद लैरी चैन की नींद सो पाएगा। तब लैरी बताता है कि उसे अब भी बुरे सपने आते हैं। आगे जेम्स लैरी से उस मैप को अपने घर भेजने की बजाय उन लड़कियों के घर भेजने कहता है जिन्हें उसने मारा है। ऐसा करने से उन लड़कियों के घर वालों को सुकून मिलेगा क्योंकि उनके पास लड़कियों की डेड बॉडी होगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों का अंतिम संस्कार करने का पूरा हक है। ये सुनकर लैरी हंसता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पकड़ा जाएगा। तब जेम्स सजेशन देता है कि लैरी चाहे तो किसी और के जरिए वो मैप भेज सकता है, इससे लड़कियों के घर वालों को लैरी के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन लैरी बताता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बहुत जल्द जेल से छूटने वाला है, जिसके बाद वो फिर से मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा। ये सुनने के बाद जेम्स अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देता है। जेम्स खड़ा होते ही लैरी पर चिल्लाते हुए कहता है कि लैरी कभी इस जेल से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि वो खुद लैरी को पकड़वाएगा। जेम्स की बातें सुनकर लैरी समझ गया कि जेम्स एक अंडरकवर एजेंट है जिसे एडमन और ब्रैन ने भेजा है। इसीलिए लैरी जेम्स का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि उसने जेम्स पर भरोसा किया था, लेकिन जेम्स ने उसके साथ धोखा किया। इसीलिए लैरी जेम्स को जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और कुछ देर बाद गार्ड आकर दोनों का झगड़ा रोकते हैं, जिसके बाद जेम्स को उसके सेल में लॉक कर दिया गया। लेकिन लैरी का सेल खुला रखा गया
गया था। इसीलिए लैरी अपने सेल से बाहर निकलकर जेम्स की तरफ देखता है और शैतानी हंसी हंसता है। अब जेम्स अपने सेल में उदास होकर बैठा था। तभी डॉक्टर हैकेट वहाँ कुछ गार्ड्स के साथ आती है और जेम्स को सॉलिटरी सेल में भेजने के ऑर्डर देती है, जिसके बाद जेम्स को गार्ड जबरदस्ती सॉलिटरी सेल में डाल देते हैं। तब जेम्स बार बार चिल्लाता है कि उसे डॉक्टर एरोन से बात करनी है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब इससे पहले कि लैरी का मैप जेम्स की मेमोरी से निकल जाए, जेम्स एक गार्ड से पेंसिल मांगता है ताकि वो लैरी के बनाए मैप को ड्रॉ कर सके, लेकिन उसे पेंसिल भी नहीं दी जाती। इसीलिए जेम्स जल्दी से अपनी उंगलियों को अपने दांतों से काटता है और अपने खून से सॉलिटरी सेल की दीवार पर मैप बना लेता है और आखिर में उसने दीवार पर मैप बना ही लिया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर एरोन वहाँ आते हैं और जेम्स को सॉलिटरी सेल से बाहर निकालते हैं। डॉक्टर एरोन बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए थे, इसीलिए वो जेम्स का कॉल नहीं उठा सके। इसके बाद डॉक्टर एरोन जेम्स को अपने ऑफिस में लेकर गए, जहाँ लॉरेन भी बैठी थी। तब जेम्स जल्दी से एक पेंसिल की मदद से लैरी का बनाया मैप ड्रॉ करता है। मैप बनाने के बाद जेम्स समझाता है कि लैरी ने उस मैप के हिसाब से अलग अलग जगह पर लड़कियों की बॉडी को दफना दिया था। जेम्स आगे ये भी जानकारी देता है कि लैरी ने जेसिका को कैसे मारा और कैसे उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। अब सारे सबूत मिलने के बाद लॉरेन चैन की सांस लेती है और जेम्स को कानून की मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, क्योंकि जेम्स के सबूत के दम पर वो लोग कोर्ट में लैरी की अपील को डिसमिस करवा सकते हैं। आगे हम जेम्स को कोर्ट में देखते हैं कानून की मदद करने के लिए, और उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट जेम्स की सभी सजा माफ कर देता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये सुनकर जेम्स के आंखों में आंसू आ गए। आगे ब्रायन जेम्स से पहली बार मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जेम्स के बिना वो लोग लैरी की असलियत सामने नहीं ला पाते। अब हम कोर्ट में लैरी की हियरिंग देखते हैं। तब जज लैरी की अपील को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें लैरी के खिलाफ काफी सारे सबूत मिल गए थे, जिससे लैरी एक क्रिमिनल साबित हो गया। इसीलिए जज लैरी को उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही उसे कभी भी पेरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये फैसला सुनकर लैरी के होश उड़ गए। आगे हमें पता चला कि लैरी की अपील रिजेक्ट होने के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। आगे लैरी का भाई गैरी उससे मिलने जेल आया और कहा कि अगर वो पहली गलती पर अपने भाई की पिटाई कर देता तो शायद आज लैरी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। उधर जेम्स जेल से बरी होने के बाद अपने पिता के घर गया। जेम्स को वहाँ देखकर उसके पिता खुशी से रोने लगे। आगे हमें हिस्ट्री से पता चला कि 5 साल के बाद जेम्स के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी के 5 साल अपने बेटे जेम्स के साथ गुजारे, जिसके बाद जेम्स ने अपना ड्रग का बिजनेस बंद कर दिया और एक लीगल बिजनेस खोलकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तब प्लेन से कहीं जाते समय जेम्स विंडो से नीचे देखता है, तब उसे वही मैप दिखता है जो लैरी ने जेल में बनाया था, और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।